सो गाइस, नाउ आपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में सुना होगा, एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो रिकॉग्निशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, इन जितनी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनमें से भी ट्राइब्स हैं वो थोड़ा सा ज्यादा वल्नरेबल है, और यहाँ पे कुछ ट्राइब्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया एज अ PVTGs, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTGs। नाउ PVTGs के बारे में आप देखिएगा, होम अफेयर्स एंड अभी तक अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मोटा भाई अपने अमित शाह ट्रोलॉजी वाले, और ऑलमोस्ट अभी तक इन्होंने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है अभी तक 75 ऐसी ट्राइब्स है, 75 ऐसी ट्राइब्स है जिनको हमने PVTG डिक्लेयर किया है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो PVTGs हैं वो आपके हैं उड़ीसा में, और नंबर है 13। याद रखने की जरूरत नहीं है कि नंबर कितना है, बट आपको याद रखना है कि उड़ीसा में मैक्सिमम PVTGs है। एक और चीज आपको याद रखनी है कि एसटीज कॉन्स्टिट्यूशन ने आइडेंटिफाई की है, PVTGs का कॉन्स्टिट्यूशन, PVTGs का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लागू किया है। और ये जो हमने PVTGs बनाई है ये बनाई है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ धीबर कमीशन, DHEBAR, धीबर कमीशन। नाउ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं तो डेफिनेटली वी हैव नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कमीशन भी है। और कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 ये दोनों डील करते हैं शेड्यूल एरिया के बारे में, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में। तो ये आपको बेसिक याद रखना है। अच्छा, ये PVTGs कौन है? सी जितनी भी ये ट्राइब्स है इनमें से भी अगर आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो आपकी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया कैसा है, तो ये इनकी पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो रही है। डेफिनेटली जितने भी ये ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल सारे के सारे ही वल्नरेबल है, बट इनमें से भी कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनको हमने पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में डाला है। तो डेफिनेटली इनकी पॉपुलेशन या तो स्टेबल है या इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। तो एक तो यही है कि सर्वाइव कर पाएंगे नहीं, दूसरा आज भी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करते हैं। तो ये इतने पुराने, आज भी पुराने टूल से ही काम करते हैं, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करते हैं, और लिटरेसी बहुत लो है, और आज भी इनकी सोसाइटी प्री एग्रीकल्चर लेवल की, प्री एग्रीकल्चर। ये तो आपको इसी से पता चल गया होगा अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, या अगर आप हिस्ट्री देखेंगे हाउ सोसाइटीज हैव इवॉल्व। तो पहले हंटिंग एंड फूड गैदरिंग थी, उसके बाद फिर आपका एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हुआ, यस सर। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करा, उसके बाद फिर आपका एग्रीकल्चर आया। तो एग्रीकल्चर डोमिनेट होने के बाद फिर आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फिर सर्विस सेक्टर आया, और अभी जो नेक्स्ट फेज चल रहा है वो है आपका नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें लीडिंग कंट्रीज है आपकी USA। ये कुछ नहीं करते हैं, इस देश की कंट्रियां फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट लेके आती है, जो भी फ्यूचरिस्टिक इश्यूज है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक कार्स आप देखेंगे, स्पेस में आप देखिए कितना एडवांस कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कार अगर आप देखेंगे, या ट्रांसपोर्टेशन को देखिए, तो ये तो फ्यूचरिस्टिक है। हम जहाँ पे अटके हुए हैं ये वहां पे नहीं है, ये हमसे एक लेवल और
इवन यू कैन से ये जितनी भी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है ये मैनकाइंड को एक डायरेक्शन देती है। वो डायरेक्शन सही है या नहीं उस पर हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, बट मैनकाइंड को जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो सारे यही दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया देखिए कितना इन्होंने चेंज कर दिया। सी हाउ इस इंटरनेट ने और ये जो टेक प्लेटफॉर्म है कैसे एजुकेशन में रिवॉल्यूशन ये लेके आए हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आए कौन से नॉलेज बेस्ड सोसाइटी से ना। दिस इज व्हाई चाइना भी अब अपने आप को शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम अ इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री टू अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, क्योंकि मेन पैसा यहाँ पे ही है। एग्रीकल्चर में आप देखिए इतना काम करेंगे लिमिटेड है, इंडस्ट्री में थोड़ा और था, सर्विस में और था। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, उबर क्या दे रहा है आपको? उबर कुछ नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा ये ट्रांसपोर्टेशन प्लेटफॉर्म है और इसका अपना एक भी व्हीकल नहीं है, जस्ट अ प्लेटफॉर्म है। एक साइड डिमांड है, दूसरी साइड सप्लाई है। Amazon, तो ये आपको, और देखिए इनका जो ग्रोथ का स्कोप है मैक्सिमम यहाँ पे। कैन यू इमेजिन टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी बन गई, एप्पल कितनी बड़ी, एप्पल काइंड ऑफ मिक्स है। बट आप देखिए कि एप्पल प्रैक्टिकली प्रोड्यूस नहीं करता है, सारी चीजें आउटसोर्स है, R&D करता है, एक ब्रांड वैल्यू है, बाकी की कहानी आपको पता ही होगी। ठीक है गाइस, यस सर। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके सर मिनिस्ट्री कौन सी थी? मैम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके सर। सर पीवीपीजी का फुल फॉर्म? ये बाद में कर लेना, गूगल कर लेना, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है। अच्छा, और इन्होंने क्या किया है कि इंडिया ने, गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। यहाँ पे इन्होंने दो तीन चीज दी थी। जितनी भी ये जो ट्राइब्स है जो फॉरेस्ट में रहती हैं, इनको यहाँ पे इन्होंने राइट दिया। राइट किस पे दिया? ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, MFPs। सुना है आपने, टर्म नहीं सुना है? MFPs, यस सर। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इससे पहले राइट नहीं था। तो जिसमें कि 2 महीने पहले एक आर्टिकल था केरला में कि एक ट्राइबल ग्रुप फॉरेस्ट में जाता है और वहां से इस बार 800 लीटर हनी लेके आया है और उसको उन्होंने बेचा है। तो ट्राइबल लोग ही जाते हैं अपने ट्रेडिशनल वे से, तो ट्रेडिशनली ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमने ये इनका राइट है ये कभी लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब हमने अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट राइट एक्ट इन ट्राइबल लोगों को राइट दे दिया है ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मेजर पे नहीं दिया है कि वो जाके बोले कि आयरन है तो ये आयरन ही हमारा है, बट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक हनी हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो गई। यस सर। और भी डिटेल में, बट आपके लिए इतना काफी है। तो आई होप कि हमने अच्छा, अगर आप देखें कि एयर पॉल्यूशन, एयर से रिलेटेड आप जो भी कर रहे हैं, तो एयर से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट स्टेप लेती है कुछ भी है, उसका सोर्स एक पर्टिकुलर लॉ ही है, और ये है एयर पॉल्यूशन एक्ट। एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981। बस ये आपको याद रखना है, एयर पॉल्यूशन एक्ट एयर से रिलेटेड है, तो एयर पॉल्यूशन एक्ट है। तो बहुत सारी बात बोलता है कि क्या पॉल्यूटेंट है, क्या है क्या नहीं है। मैं भी आपको एक दो इंडेक्स भी बताऊंगा, क्योंकि एयर पॉल्यूशन भी ऐसा थीम था जो लगातार आपके न्यूज में था। अच्छा, एक गवर्नमेंट का यहाँ पे मेजर इनिशिएटिव है, और अगर आप इंडिया की ज्योग्राफी को देखेंगे, अगर आप देखेंगे इंडिया में, तो ये अपना थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट
अच्छा, किसी भी इलाके को अगर हम डेजर्ट बोलते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन है कि वहां पे रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर किसी भी इलाके में 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है, क्योंकि होता क्या है, एक तो होता है मॉइस्चर गेनिंग का रेट और एक होता है लूज करने का रेट। तो अगर 25 सेंटीमीटर रेनफॉल है तो वो मॉइस्चर लूज ज्यादा करेगा, गेन करेगा नहीं, अल्टीमेटली वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नॉर्मली क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, ये जो दो स्टेट है स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, सेलेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है और यहाँ की जो सॉइल है वो ऑलमोस्ट आपकी खराब होती जा रही है। इसका मेन कारण वीट और राइस का भी कल्टीवेशन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट लेके आई थी, देखते हैं कि ये पूरा हो गया या नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, और ये कई बार ऐसा भी होता है, ये डेजर्ट है और वेस्ट से अच्छी खासी विंड आती है, तो ये जो थार डेजर्ट है एक्सपेंड हो रहा है। तो ये यहाँ पे ये जो डेजर्ट है, डेजर्ट की सॉइल है, यहाँ से आते आते उड़ उड़ के इधर की साइड आ रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लेके आई है, गुजरात से यहाँ तक हम एक वॉल बनाएंगे। तो इसका नाम है ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। तो डेफिनेटली ये वॉल, कुछ लोगों ने अगर सोचा होगा तो उनका इमेजिनेशन बड़ी खराब है, अगर उन्होंने सच में सोचा होगा कि एक वॉल है तो ग्रीन वॉल है, ट्रीज की वॉल है। तो ट्रीज की वॉल है तो इट विल एक्ट एज अ बफर बिटवीन डेजर्ट ऑन द वन साइड एंड हाईली फर्टाइल लैंड ऑन द अदर साइड। तो 1400 किलोमीटर की देखते हैं, बट लैंड एक्विजिशन बड़ा डिफिकल्ट है। लेट्स सी गवर्नमेंट कितना कर पाती है या कितना नहीं। तो सर ये ग्रीन वॉल कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से और दिल्ली तक। ओके, थैंक यू सर। एंड ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली एज यूजुअली होता ही है, हमारा अपना नहीं था, हमने कॉपी पेस्ट किया है। और एक ये प्रोग्राम था दी ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। तो अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे, ये है हमारा, लग रहा है थोड़ा बहुत अफ्रीका से, चलो मान लो ये अफ्रीका है। एंड यहाँ पे है आपका ये कौन सा डेजर्ट है, तो यहाँ पे ये पूरी ट्रीज की वो बना दिया, बेल्ट बना दिया। ठीक है, हेलो, यस Yes. सर, यस सर। कुछ कन्वेंशन भी हैं ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अभी मैं आपको कराऊंगा, एक साथ ही कराऊंगा। आप सभी लोगों ने आई गेस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स वाला पढ़ लिया हो, गूगल करके 2-3 मिनट मतलब 4-5 पॉइंट इसके बारे में पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। यस सर। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, और इसके लिए हमने क्यों कोस्टल रेगुलेशन जोन में अमेंडमेंट किया था, CRZ में। कमेटी का नाम आप सभी लोगों को पता होगा। सर जी सर। सर ये ग्रीन वॉल अभी जो अफ्रीका का, ये जो सहारा का है, बेसिकली अभी हो चुका है या अभी भी वहां पे भी बन रहा है? इतने कॉमन सेंस क्या कहता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कॉमन सेंस क्या कहता है, बन रहा होगा अभी भी। मतलब बन रहा होगा। सी, अफ्रीकन कंट्रीज के पास तो वैसे ही पैसा नहीं है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वो कंप्लीट टाइम से कर पाता है जिसके पास पैसा होता है, और वो है चाइना या वेस्टर्न कंट्रीज। वो जो बोलते हैं, फॉर एग्जांपल BRI, आपने अभी सुना है 2015 में लॉन्च हुआ है, और पाकिस्तान में जो जो लैंड क्लियर हो गई है, चाइना ने फटाफट से बना के दे दिया। फंड्स का इशू नहीं है, टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज भी जो बोलते हैं तुरंत कर देते हैं। इंडिया जैसी कंट्री और ये जो गरीब देश जो बोलते हैं ना, टारगेट सेट करते हैं, वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, तो उनको फेस वैल्यू पे मत लिया करो। यस सर। ठीक है ना, तो वो टाइम लगाते हैं। यस सर। लाइक कि वन स्टूडेंट जो दिन रात घूमता रहता है, पार्टी करता रहता है, बोलता है पढ़ूंगा पढ़ूंगा, हाँ पढ़ेगा वो, और वो पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, ओके। यस सर। यस। कुछ और पूछना हो तो? नो सर। ओके,
सर ये ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया शुरू हो चुका है क्या? मैडम ये लॉन्च कर दिया था, बट इसके गवर्नमेंट का एम्बिशियस टारगेट था, अब मुझे ऑफिशियली नहीं पता, बट ये बहुत डिस्कशन में था। सी लॉन्च कर दिया है, बट कुछ स्टार्ट हुआ है नहीं वो मुझे नहीं पता। और ओके। बहुत डिफिकल्ट है यार, इंडिया में लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, हाँ और सर, जहाँ पे इंडिया में लैंड की बात आ जाए ना, वो हम्म। फिर काम होके ही नहीं देता। लैंड एक्वायर करना सो डिफिकल्ट इन इंडिया, सो कॉम्प्लिकेटेड। इवन ये मैंने आपको बताया था, नीति आयोग ने बोला था कि 2013 में अब ये इस एग्जाम, यार अब मत पढ़ो ना, ये रिकमेंडेशन वाले अगली स्टेज के लिए हैं, अब सिर्फ फैक्ट्स जानने हैं। यस सर, ओके सर। बट कितना बता दिया तो समझ लो, 0.1 सीआर पर हेक्टेयर। और 2013 में कांग्रेस वाले जाते जाते एक महान लॉ पास करके चले गए। डेफिनेटली फार्मर्स को अच्छे पैसे मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है, बट इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो गया कम। अब 3.5 करोड़ पर हेक्टेयर देने हैं। नो कैन यू सी, अभी पता है दिक्कत क्या है, ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, और अगर इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, कहीं और पे वो रिलेटिवली कम रह रही होगी, तो तुम्हारे देश में तो तुम्हें लग रहा है फायदा हो रहा है, बट रिलेटिवली एट इंटरनेशनल स्टेज तुम पीछे रह जाओगे। ठीक है ना? अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया भर से बिजनेस करो, तो दुनिया में जैसा हो रहा है उस लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम एक कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे। चाइना सस्ते में दे रहा है, तो चलो छोड़ो, ये सब्जेक्टिव डिबेट्स है, कभी और करेंगे। ओके सर। ये हो गया। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में टाइम है, मतलब 2 घंटे भी अगर लगे, लेकिन यार डॉक्टर के पास तो जाता है नहीं, 11 बजे शुरू कर दूंगा, सॉरी काम याद आ गया। सो आपको इकोलॉजी का ये बेसिक तो पता होगा ना, पिरामिड इको, ये सॉरी फूड वेब वगैरह, ये तो आप सभी को पता होगा आई गेस। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मैं मेन आता हूँ इंटरनेशनल पे आपका। प्रोडक्शन इज डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक पूरी की पूरी जो यहाँ पे एक इंटरनेशनल गवर्नेंस कैसे इवॉल्व हुई उससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ। और इसको जाके जो भी मैं आपको टर्म दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इन सबके बारे में एक बार जाके पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा। मैक्सिमम रीडिंग का टाइम में 1 मिनट देना है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। एक दो कोई यूनिक सा जो फैक्ट मिले वो आप देख लेना, और ये क्रोनोलॉजी आपकी हेल्प करेगी कैसे धीरे धीरे करके इंटरनेशनली एक ग्लोबल इसको लेके, एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज इसको लेके कैसे एक आपका वो ग्लोबल एटमॉस्फेयर बना। तो जैसा कि आप सबको पता है, जो सबसे पहली आपकी एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई इकोलॉजी को लेके, एनवायरमेंट को लेके, वो 1971 में हुई, और वो थी आपकी रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन पता होगा ये आप सभी लोगों को, और ये डील करती यस है सर, वेटलैंड्स। Wetlands है. और 2 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वेटलैंड डे। उसके बाद से 1971 के बाद से अगले ही साल फिर कुछ हुआ। 1972 इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा क्रिटिकल ईयर है इंटरनेशनली। 1972 आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, एंड एज फार एज आई रिमेम्बर कि इस ये जो 1972 वाली मीटिंग हुई थी, इसमें हमारे देश से प्रधानमंत्री गई थी इंदिरा गांधी,
और उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। नॉर्मली हेड ऑफ द स्टेट जाते नहीं थे, लेकिन ये वहां पे गए। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉकहोम में मीट हुई, STOCKHOLM, आई गेस ये नॉर्वे वगैरह में कोई पड़ेगी। और यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉकहोम डिक्लेरेशन निकली, और इससे एक मतलब इन्वायरमेंट को लेके कंसर्न हुआ कि हाँ भाई इन्वायरमेंट हम सबके लिए जरूरी है। और इसके बाद फिर आपकी एक इंटरनेशनल बॉडी एस्टेब्लिश हुई, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। आपने बहुत सारे अगर इसके करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो आपने यूएनईपी के बारे में सुना होगा। यूएनईपी सुना है, नहीं सुना है? यस सर, सुना है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और इनका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है वो? नैरोबी, NAROBI, एंड ये है आई गेस केनिया में। वेयर इज केनिया? अफ्रीका सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और इंडिया ने भी, नहीं सही है, आंसर ठीक था। इंडिया ने भी कुछ किया, आप देखिए इंडिया में भी हमारी पीएम यहाँ पे आई और उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई। पढ़ाई होगा इसके बारे में आपने, 1972 लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में। Yes, अच्छा, sir. और प्रोजेक्ट टाइगर आया। प्रोजेक्ट टाइगर भी हमने तब लॉन्च किया। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट किया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था बताएंगे? 42। हाँ 42। और उसके बाद फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, ऑल्दो थोड़ा सा लेट था बट आप मान सकते हैं 1986 में। तो इंडिया ने भी बहुत सारी वहां से हमारी पीएम गई, तो आने के बाद उन्होंने भी अच्छा खासा किया। उसके बाद फिर आपका चला 2-3-4 साल कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद आगे फिर आपका आ जाता है 1975। 1975 में कुछ नहीं हुआ, जस्ट एक वही आया था, एक थ्योरी दे दी, लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी, छोड़ दो। ये पेसिमिस्ट मॉडल था, चलो ये मैं बता ही रहा हूँ। दे में आस्क लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी। और इन्होंने बोला था कि कि मतलब 2020 तक जो ह्यूमन है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सर्वाइवल बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये रिपोर्ट दी थी आपकी क्लब ऑफ रोम ने। तो पूरी दुनिया को लेके एकदम से सब सरप्राइज हो गए कि ये क्या होने वाला है। बहुत पेसिमिस्ट ये एक थ्योरी थी कि ये होने वाला है, आप इतने बड़े लेवल पे क्लाइमेट चेंज होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी एग्जाम के बाद इसको डिटेल में पढ़ लेना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे क्लाइमेट एज अ इकोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ, पूरा का पूरा है ये उसका। समझ में आता जा रहा है? यस सर। मतलब जैसे मैं ये समझा रहा हूँ अच्छा लग रहा है ना कि कुछ फायदा होगा? यस सर। Yes. उसके बाद में फिर आपका इन्होंने 1982 में 1982 में फिर इन्होंने 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। 10th एनिवर्सरी ऑफ किसकी की थी बताओ? स्टॉकहोम। यस, यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। कुछ बोला होगा ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। एंड फाइनली इसके बाद फिर 1985 आता है, और 1985 में बताइए क्या हुआ था? यहाँ पे एक कन्वेंशन हुई वियना में, वियना कन्वेंशन। ओडीएस को लेके, व्हाट इज ओडीएस? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को लेके। और उसके बाद फिर 1987 में इस कन्वेंशन के बाद एक प्रोटोकॉल साइन हुई, और वो थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप सबको पता होगा जितनी भी इंटरनेशनल या क्लाइमेट चेंज को लेके जितनी भी अभी तक कन्वेंशन हुई है या इंटरनेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुआ है, ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मोस्ट सक्सेसफुल एग्जांपल है।
आपको पता है ना, ये तो ऑलमोस्ट आपकी बहुत 80-90% ओजोन जो होल था वो आपका रिकवर हो चुका है। पता है नहीं पता है? Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। सर आप एक बार 1982 वाला पॉइंट रिपीट कर दो प्लीज। What did you say? Ozone क्या sir? अच्छा फिशन सब्सटेंस, यार, ये 6th क्लास की जीके है मैडम। ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन ले। अच्छा यार, इससे रिलेटेड, हाँ, इस पे एक पास्ट ईयर पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने नहीं बताया था, इसको पढ़ लो। चलो, अब आपने याद ही दिला दिया तो सुनो। इस पे 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ, वरना मैं कराता नहीं। अब दे मे आस्क और दे मे नॉट आस्क, मुझे नहीं पता कहाँ भाग गया। चलो कोई नहीं, मैं करता हूँ। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। अगर आप देखेंगे, ये अर्थ है और अर्थ को चारों तरफ से काइंड ऑफ एनवलप करके रखा हुआ है। किसने करके रखा हुआ है? इसमें गैसेस हैं और इसमें आपका वाटर वेपर्स है और इसमें आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं और इन्हीं को ही कंबाइंड हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। नाउ अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल है, तो डेफिनेटली अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के कारण और वाटर का और डिफरेंट गैसेस का और डस्ट पार्टिकल के अपने डायनेमिक्स के कारण होता क्या है, जब भी हम अर्थ में अर्थ की सरफेस से एक सर्टेन लेवल की हाइट पे जाते हैं तो ये डिफरेंट वे में बिहेव करती है। उसी बिहेवियर के बेसिस पे हमने अर्थ को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। इसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने थोड़े पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, तो ये सारी चीजें इस पे आपको क्वेश्चंस मिले होंगे। ओके, अभी तक अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेना, जस्ट सो दैट कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ओके, सो ये आप मानिए कि ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे हम हैं, ये छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, ट्रीज हैं, तो ये है आपका अर्थ की सरफेस। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं, जो पहला आपकी लेवल है, Troposphere. यस, सारा ही मिट गया। तो पहला जो ये आपकी लेयर है, इसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। अभी मैं बताऊंगा, सारा आपको कराऊंगा। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आपका आता है Mesosphere. मेसोस्फेयर, और उसके बाद आता है आपका क्या? Thermosphere. सॉरी, Thermosphere. It's also called something else as well. एग्जोस्फेयर। आइनोस्फेयर, नहीं, हाँ ionosphere। थर्मोस्फेयर। अब इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, एक है एक्सोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर. एंड आयनोस्फेयर। एनोस्फेयर। सो बेसिकली एक्सोस्फेयर के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, थर्मोस्फेयर बोल देते हैं कि नहीं, किसी बुक्स में आपको आयनोस्फेयर मिल जाता है। ओके, नाउ डेफिनेटली इन सब के बारे में अलग अलग फीचर है, इसीलिए ये एक से दूसरे को अलग करता है। अगर आप ट्रोपोस्फेयर की हाइट देखेंगे तो ये आपको मिलेगा, ट्रोपोस्फेयर आपको मिलेगा कितना, 9 किलोमीटर से मैक्सिमम 15-16 किलोमीटर तक। बुक में कहीं पे 17-18 हो सकता है, तो इमोशनल मत होना, मैंने जाके हाइट नापी नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन। उसके बाद अगर आप स्ट्रेटोस्फेयर देखते हैं तो ये है रफली 50 तक, और मेसोस्फेयर आपका 80 तक, और फर्दर फिर ये आपका थर्मोस्फेयर है। नाउ तो पहली जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ये कहीं पे 9 है और कहीं पे ये मैक्सिमम है 16 तक। पहले अब सुनिए, इससे रिलेटेड जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा।
सिर्फ ये इतना नहीं, इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं। सो सो ट्रोपोस्फेयर में अगर आप देखें, अच्छा कहाँ पे 9 है और कहाँ पे 16 है। नाउ सपोज दिस इज अर्थ, तो यहाँ पे ये हो गई अर्थ और ये हो गया ये ट्रोपोस्फेयर। तो अगर आप देखेंगे जो ट्रोपोस्फेयर है ये आपकी जैसे जैसे आप इक्वेटर पे आते हो इसकी हाइट बढ़ती है और जैसे जैसे पोल्स पे जाते हो इसकी हाइट कम हो जाती है। तो ये आपका जो इक्वेटर है, तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है 9 किलोमीटर तक इसकी हाइट आपको मिलती है पोल्स पे, और जैसे जैसे पोल से आप इधर की साइड आएंगे, इक्वेटर की साइड आएंगे, तो इक्वेटर पे इसकी हाइट बहुत बढ़ जाती है और इक्वेटर पे तो इसकी मैक्सिमम हाइट आपकी 16 किलोमीटर तक हो जाती है इक्वेटर पे। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है, देखिए सन की, ये आपका हो गया सन, तो सन की जो मैक्सिमम हीट है वो आपकी इक्वेटर पे आती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हीट के कारण है ना, एयर एक्सपेंड करती है। जब एयर एक्सपेंड करती है तो यहाँ पे ये इसकी हाइट बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे पोल पे विंटर है, ठंड है, और क्लाइमेट जब कम होता है तो एयर कॉन्ट्रैक्ट करती है। और जब आपका क्या कहते हैं, समर आती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो एयर आपकी एक्सपेंड होती है। तो ये याद रखना, टेम्परेचर का रिलेशन, जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी एयर एक्सपेंड होगी। अच्छा, यही रीजन है, आपने देखा होगा कि नॉर्मल हाईवेज पे क्या होता है, जो लोग हाईवेज में एक तो समर हो और प्लस आपका टायर प्रेशर बहुत हाई हो, टायर प्रेशर आपका फुल हो, हाई हो, ये आइडियल कंडीशन है। एकदम से टायर ब्लास्ट कर जाता है क्योंकि आपने टायर ऑलरेडी 30 रिकमेंडेड है, आपने 40 करा रखा है, और उसके बाद तेज स्पीड से आप हाईवे पे गए, तो एक तो टायर रोटेट हो रहा है और बहुत तेजी से रोटेट हो रहा है, फ्रिक्शन है, तो उस वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा, रोड भी गर्म है, तो टायर में प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर एक्सपेंड होगी। अब क्या है, आपके जो टायर के अंदर एयर है वो एक्सपेंड होने की कोशिश कर रही है, तो आपने प्रेशर ऑलरेडी फुल करा हुआ है तो टायर ब्लास्ट कर जाता है। तो रिकमेंडेड ये है कि आप या तो नाइट्रोजन डलवाएं, क्योंकि नाइट्रोजन का एक्सपेंड होने का जो टेम्परेचर है वो कम है, 50, 60, 70 पे नॉर्मल एयर एक्सपेंड कर जाती है, नाइट्रोजन एक्सपेंड नहीं करेगी। या दूसरा रिकमेंडेड है कि आप टायर प्रेशर कम करें। तो ये साइंस के ऐसे क्वेश्चन एक दो बार आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो जब भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा एयर एक्सपेंड करेगी, और जब भी आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा एयर कंसोलिडेट करेगी। नाउ दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आप ये जो पराली जलाई जाती है, ये फार्मर्स वीट का वो करने के बाद, वीट का हार्वेस्ट होगा आपका अप्रैल में, तब भी फार्मर पराली जलाते हैं, लेकिन उस टाइम पे समर होती है और लू भी चल रही होती है, तो सारा का सारा पॉल्यूशन उड़ जाता है। लेकिन अब क्या होता है, विंटर्स में विंटर आ जाती है तो एयर आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है, एयर एक्सपेंड नहीं होती है। तो एक ये भी रीजन है कि विंटर में ही ये आपका स्टबल बर्निंग से इतना पॉल्यूशन क्यों न्यूज में रहता है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एनी डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर आपका मेनली काम करता है कि क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ भी है, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी फिनोमिना है, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी फिनोमिना है वो आपके ट्रोपोस्फेयर में होंगे। एनीथिंग, रेन हो गया आपका, उसके बाद आपका स्मोक हो गया, उसके बाद आपका विंड हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर आपको कभी रेन नहीं मिलेगी। तो जो बारिश आती है स्पेस से नहीं आ रही है, ये इसी रेंज के अंदर है, 9 से 16 किलोमीटर के आसपास। इसीलिए जितने भी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं वो अवॉइड करते हैं कि वो यहाँ पे उड़ाने की कोशिश करते हैं अपने एयरक्राफ्ट को इससे ऊपर, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर। ठीक है, और कहीं कहीं पे और भी कम है, 5-6 किलो 7 किलोमीटर तक भी है, और सीजनली भी ये वेरी करती है। नाउ स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर में बेसिकली कुछ नहीं है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर के आसपास आपकी ओजोन गैस है, ओजोन लेयर, और ये आप सबने पढ़ा होगा, ये कुछ नहीं करती है, रिफ्लेक्ट करती है किसको? HUV रेज को।
सुना होगा ना आपने, यस सर। ओजोन लेयर में होल हो गया था, Yes, sir. इसलिए बात चल रही थी। ओके, मेसोस्फेयर इतना कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल नहीं है, हाँ टेम्परेचर का वेरिएशन मैं बताऊंगा, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। आयोनोस्फेयर में क्या होता है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, आयंस के। तो ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं, किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, रेडियो वेव को। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका रेडियो स्टेशन, देखो इसमें है ना, मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको साइंस एंड टेक के 2-4 और मेन कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। ओके, सो नॉर्मली क्या होता है, आपका रेडियो कैसे वर्क करता है कि ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल छोड़े जाते हैं, बीम छोड़े जाते हैं, और वो सीधा इनको क्रॉस करते हुए 80-100 किलोमीटर के आसपास आयोनोस्फीयर से ज्यादा के टकराते हैं, और टकराने के बाद वो फिर वापस अर्थ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अब ना कितनी दूर तक जाएंगे डिपेंड करेगा कि आपके जो ये कितने स्ट्रॉन्ग है सिग्नल। तो आपने दिल्ली से अगर सिग्नल छोड़े तो पता चला दिल्ली एनसीआर में एक ही रेडियो चलेगा, आगरा का दूसरा है, तो ऐसे ही आपका काम करता है। नाउ अब यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स होती हैं, जीपीएस वगैरह, क्या उनमें हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, क्या हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं? जल्दी बताइए। करते हैं। Yes, sir. सैटेलाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट में कहां से यूज कर लोगे आप रेडियो वेव? तो आयोनोस्फीयर नहीं रोक दी। जो आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो 36,000 किलोमीटर दूर पे होती है, इसलिए माइक्रोवेव यूज होती है, रेडियो वेव यूज नहीं होती है, माइक्रोवेव यूज होती है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे और देख लेना, ये ग्राफ जरूरी है, और ये आपका टेम्परेचर की वेरिएशन वाला, ये आपका हो गया यहाँ पे आपका हो गया टेम्परेचर माइनस, और यहाँ पे हो गया टेम्परेचर प्लस। तो यहाँ पे बनी 0 हो गया। तो इस ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर लैप्स करता है। कितना पहुंच जाता है, -50 तक पहुंच जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में कुछ टाइम तक तो नॉर्मल रहता है, सेम ही रहता है, उसके बाद प्लस होना स्टार्ट हो जाता है, और कितना प्लस तक पहुंच जाता है, 0 तक। उसके बाद मेसोस्फीयर में फिर घटना स्टार्ट हो जाता है -80 तक, और फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब आपको याद रखना है, इनमें 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किस पर्टिकुलर ट्रोपोस्फीयर में, दे में आस्क इन ट्रोपोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अब ये पता होना चाहिए। ट्रोपोस्फीयर में जहां पे हम हैं ह्यूमंस, नॉर्मली यहाँ पे टेम्परेचर लैप्स करता है, और इसका लैप्स का एक रेट भी है। लैप्स का रेट है आपका, ये है 6 डिग्री पर किलोमीटर। यानी कि अगर आप दिल्ली में हैं और आप मसूरी चले गए, मसूरी कितना है यहाँ से, 2 किलोमीटर ऊपर है, 2000 पे है, तो लगभग आपका 12 डिग्री दिल्ली से टेम्परेचर कम हो गई होगा। इवन अगर आप बहुत उसमें जाते हैं, और भी बहुत सारी कंडीशन है, उससे और फ्लैक्चुएट कर सकता है, लेकिन 12 तो मतलब कल को अगर आप दिल्ली में ये 2 किलोमीटर ऊंची टावर बना दे, तो उसके ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर पे 12 का फर्क होगा। फॉर एग्जांपल, जो बुर्ज खलीफा है उसकी हाइट कितनी है, अप्रोक्स 800 मीटर है, यानी कि मान लो 1 किलोमीटर है, तो उसके ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर पे 6 डिग्री का फर्क है ना। ये समझ में आया आप सभी को? Yes, sir. यस सर। मैं से आगे चलो। उसके बाद आपका आता है 1988, और 1988 में आपका एस्टेब्लिश होता है आईपीसीसी, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ब्ला ब्ला ब्ला।
IPCC बाय, इसको एस्टेब्लिश करता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एंड WMO is वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. सी, इट इज अ UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, स्पेशलाइज एजेंसी. मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी इंटरनेशनल वाली क्लास में, यूनाइटेड नेशन की 15 स्पेशलाइज एजेंसी है, लाइक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत सारी हैं. तो उनमें से एक आपकी WMO डिस्कस कर चुके हैं ना? यस सर. ठीक है, तो आपका IPCC स्टैब्लिश हुआ था, और उसके बाद फाइनली मेन आपका इवेंट आता है 1992 में. 1992 में, और 1992 में तो मेजर आपका जो भी इन्वायरमेंटल गवर्नेंस और जो भी आपके टारगेट्स हैं वो 1992 से ही सेट हुए थे. उससे पहले अगर आप देखेंगे तो इतना स्ट्रांग नहीं था. तो 1992 में अगर आप देखें तो 1992 से क्या क्या निकला, कई सारी चीजें निकली यार. इस ट्री को समझना ये सबसे कि इसी को फॉलो करते हुए बहुत जल्दी अगले 10 मिनट में ये क्लाइमेट चेंज वाला गवर्नेंस वाला खत्म मैं कर दूंगा. इंडिया के टारगेट्स हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के, वो जरूरी है. तो यहाँ पे इसमें से बहुत सारी चीजें निकली. जी सर. सर नहीं सर नहीं, आई थिंक अर्थ समिट हुआ था ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. ये इसमें अर्थ समिट नहीं था, पहले सुनो इसको. ओके सर. ये UNCED था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ई से कुछ था, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कुछ था, UNCED था, इतना मुझे याद है, चेक कर लेना है क्या. Now, इससे क्या क्या निकला वही अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ. सुनो, अभी तुम्हें पता चलेगा. तो वो तो एक रियो अर्थ समिट तो एक पार्ट था. तो इसमें हुआ एक, इससे बना एनवायरमेंट फैसिलिटी, GEF आया. आप देखोगे जहां पे भी ग्लोबली किसी भी फंडिंग की बात आती है तो GEF आपका आता है. तो एनवायरमेंट के लिए दो मेन फंड है, एक GEF है, एक आपका और है. इसके बारे में बता. तो पहला एक यहाँ से GEF निकल के आया, और अभी ये फंड है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. और यहाँ पे आपका जो इसका कस्टोडियन है वो वर्ल्ड बैंक है. वर्ल्ड बैंक. तो एक तो ये पॉइंट निकल के यहाँ से आया. दूसरा पॉइंट यहाँ से निकल के आया एजेंडा 21. एजेंडा 21. और इसमें 21 टारगेट्स थे, 21 एरिया थे जहाँ पे आपको काम करना है, बहुत सारी चीजें थी. तो एजेंडा 21 निकल के आया. और तीसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम था वो था आपका रियो अर्थ समिट. रियो के बारे में तो आप सभी को पता है. रियो कहाँ पे है? ब्राजील सर. ब्राजील सर. तो रियो अर्थ समिट आपकी यहाँ से निकल के है. तो रियो अर्थ समिट में से मेनली जो आपकी यहाँ पे 3 कन्वेंशन निकली. वो पहली थी आपकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. तो UNCBD निकली आपकी. इसने भी बहुत सारी चीजें की थी. और यहाँ पे इंडिया में अगर आप देखेंगे क्या हुआ, मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ. 2002 में हमने एक एक्ट पास किया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. मैंने आपको बताया था ना. तो कोई भी अगर आप जेनेटिक्स से रिलेटेड इंडिया में पेटेंट कर रहे हैं तो NBA से आपको ये परमिशन लेनी होती है. तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट हमने बनाया, उससे NBA एस्टेब्लिश हुई और स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एस्टेब्लिश हुई. ये याद है? कुछ नहीं है, भूल चुके हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. याद है सर.
अब इसका ये सारी अब इंडिविजुअल अलग अलग रास्ते पे चली गई हैं, इन सब के बारे में मतलब इंटरेस्टिंग है इसको फॉलो करना, फिर इसको फॉलो करना। एक हम उसको फॉलो करेंगे, वो UNFCCC को। ओके, सो दूसरा यहाँ से निकला फिर आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। तो ये आपका निकल गया डेजर्टिफिकेशन से, और ये डेजर्टिफिकेशन से डील करेगा। और ये आपको याद रखना है कि इन तीनों की इंडिया में एक एक मीटिंग हुई है, वो किस ईयर में हुई है। तो ये आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। तो ये बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगा, ये डेजर्टिफिकेशन से लड़ेगा। एंड नेक्स्ट आता है आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सर Yes, sir. ये सारी चीजें 1992 में ही हुई है या consecutively देखो ना, other? ये जो मैं माइंड मैप बना रहा हूँ, इसका लॉजिक क्या बोल रहा है, कब हुआ होगा? हाँ, 1992 में ही हुआ है। ठीक है, Okay, sir. अब ये पता है ना, ये अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो आई डोंट नॉट नो कि कितनी क्लियरिटी आ रही होगी, बट ये पहली बार में बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। कंफ्यूज हो रहे होगे तो मतलब नॉर्मल है, 2-3 बार पढ़ना, थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। हाँ, बाकी ये वन नोट इतना हैंग होता है कि मेरी कमांड को एग्जैक्टली 5 सेकंड के बाद ले रहा है। मैं अब कुछ कमांड दे रहा हूँ, 5 सेकंड के बाद इसका असर दिख रहा है और अपने आप ही भाग रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो प्रोटोकॉल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका इस CBD में ही निकला, कुछ प्रोटोकॉल आई, कुछ एग्रीमेंट हुए, उसमें 2-3 मेन थे। एक था आपका, आपने सुना होगा, NA नागोया प्रोटोकॉल, और दूसरा था आपका कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ये आपके निकले UNCBD से ही निकले डेजर्टिव। अच्छा, इनकी क्या होता है ना, इसमें आप देखोगे CBD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1, COP1, COP2 ऐसे चल रहा है, इसकी भी चल रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1। COP कुछ नहीं है, जस्ट अ जेनरिक टर्म है जो किसी भी इन कॉन्फ्रेंसेस के लिए हम बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखो मल्टीपल, इसमें प्राइवेट सेक्टर मीटिंग्स में आता है, गवर्नमेंट्स मीटिंग में आती हैं, और आपके क्या मैं बोलूं, NGOs यहाँ पे आपकी मीटिंग में आता है। तो यहाँ पे ये साइंटिस्ट आपकी मीटिंग में आते हैं, तो मल्टीपल पार्टीज आती हैं, इसलिए इनकी जो भी कन्वेंशन होती है इसको हम COP बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। तो UNCBD की भी कई सारी COPs हैं, इसकी भी कई सारी COPs हैं, इसकी भी कई सारी COPs हैं। इसकी तो UNFCCC की तो 25-26 हो गई है, एक दो आपको याद रखनी है जो लेटेस्ट वन है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी तक? No, sir. देखो ये थोड़ा सा बोरिंग है, बट ये करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑल्दो मैं इसको जल्दी खत्म कर रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ओके, सो UNFCCC से इन्होंने कई सारे एफर्ट डाले। पहले तो ये लेकर है क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो सिटी इन जापान, तो इससे ये चला। बट फाइनली ये क्योटो प्रोटोकॉल इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बहुत सारी कंट्रीज ने ज्वाइन ही नहीं किया। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, अपने आप में एक कहानी है। और उसके बाद फाइनली 2015 को UNFCCC के अंडर में एक एग्रीमेंट साइन होता है, वो होता है आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट।
उसके क्या फीचर है, इंडिया स्पेसिफिक क्या है, इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यही है, और इसके जो भी आपके फैक्ट्स हैं नाउ, इसकी 4-5 डायमेंशन से इसको कवर करना है। और पहली है आपकी डायमेंशन, ओके पहली डायमेंशन है ये टेम्परेचर के बारे में कुछ बोलता है। तो टेम्परेचर कितना करना है इनको, तो इन्होंने बोला है कि वेल बिलो 2 डिग्री बाय 2100। तो 2 डिग्री इन्होंने बोला है ऑफिशियली, बट दे विल ट्राई कि इसको 1.5 पे रोकें। 1.5 पे रोकने के लिए ट्राई करेंगे, बट इसका जो ऑफिशियल टारगेट है वो है 2 डिग्री। ओके नाउ यहाँ पे अब इन्होंने फाइनेंस के लिए बोला है कि जो डेवलप कंट्रीज है वो फाइनेंस देंगी। और मेन मुद्दा यहाँ पे आ रहा है, जब भी आप अगर नेगोशिएशंस पढ़ोगे ना, मैंने तो 1-2 का टेक्स्ट भी पढ़ा हुआ है, तो मेन यहाँ पे ही आके अटक जाते हैं। तो इन्होंने बोला था कि डेवलप कंट्री विल पे 100 बिलियन पर ईयर, और यू विल बी सरप्राइज्ड कि अब तक 500 बिलियन मिल जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक मिले 20-30 बिलियन मिले। तो बहुत सारी कंट्रीज बोल रही हैं कि हम इसको फॉलो ही क्यों करें। ओके और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हर एक कंट्री को है ना अपने एनडीसीज देने हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन देने हैं, कि हम ये कर रहे हैं और हम इससे इतना कम कर पाएंगे। एनडीसीज, तो मेन इसका जो आपको याद रखना है वो एनडीसीज याद रखना है। और इंडिया ने क्या बोला है, एनडीसीज है आपका नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये लिख लेना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसीज। और इंडिया ने क्या बोले हुए हैं, इंडिया के टारगेट्स क्या है। ये इंडिया के टारगेट आप देख लेना, इसमें दे में फ्रेम है एमसीक्यू कि इंडिया के क्या है, और इसको बोलते हैं आईएनडीसीज बोलते हैं, आईएनडीसीज। इंडिया ने क्या बोला है कि वो क्या क्या अचीव करेगा। तो देखिए पहले क्या था ना, जो पुरानी प्रोटोकॉल थी कि टॉप पे डिस्कशन होता था, नीचे जा रहा है, यहाँ पे क्या है, हर एक कंट्री अपना सबमिट करे, सारी कंट्री अपना सबमिट करेंगे, देन दे विल से इवेल्युएट करेंगे इससे कितना इफेक्ट होगा, 5 साल के बाद फिर देखेंगे, फिर दोबारा से बोलेंगे। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो इंडिया का जो आईएनडीसीज था वो था पहला कि हम एक कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे। कार्बन सिंक कितना हम करेंगे, और हम कैप्चर करेंगे 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन। तो एक तो ये था हमारा। अब ये कार्बन सिंक समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप ट्रीज बना दो, आप फॉरेस्ट को अच्छे से प्रमोट करो, तो ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट ट्रीज आपकी कार्बन को कैप्चर करती है। ये जो वुड है ये सारा कार्बन ही है, कार्बन को हम कैप्चर करेंगे डेफिनेटली, फॉरेस्ट करके ही, फॉरेस्टेशन को इंक्रीज करके ही हम बनाएंगे। तो एक तो टारगेट ये था, इसको रट्टा मार लेना। ये 3 टारगेट आपको पता होने चाहिए। दूसरा था, इन्होंने बोला कि हम 175 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो करेंगे फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस से हम बनाएंगे। और इसको अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो 175 में से पता चलेगा 100 गीगावाट हमारा टारगेट था, सोलर एनर्जी से बनाएंगे। तो इंडिया ने बोला कि देखो, एक तो हम कार्बन सिंक करेंगे, जो एडिशनल कार्बन है बहुत सारी अभी एटमॉस्फेयर में, उसको हम उसको कैप्चर करेंगे थ्रू ट्रीज, डेफिनेटली कोई मशीन नहीं लगाएंगे। और दूसरा हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखते हो कोल ही मेजर आपका पॉल्यूटेंट है ग्लोबल वार्मिंग में। तो मेन आपका जो इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है वो 70% कार्बन इमिट करता है, उसमें कोल हो गया और भी बहुत सारी चीजें।
तो मेन ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। और तीसरा इन्होंने टारगेट लिया था कि हमारा जो इमिशन है उसको हम 35% रिड्यूस करेंगे फ्रॉम 2005 लेवल पे। अब ये समझाने के लिए बहुत यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है कि इंडिया की जीडीपी ग्रो हो रही है, ज्यादा कारें बिक रही हैं, ज्यादा फ्यूल बर्न हो रहा है, तो प्रैक्टिकली कार्बन का इमिशन वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आपको 2005 के लेवल पे जो भी था 2035 तक उसको 35% कम करना है। तो डेवलपमेंट होगा तो इमिशन बढ़ना चाहिए, लेकिन आपने कम करना कमिट करके आगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट बोलेगी कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट बोलेगी कि देखो हम एनर्जी इफिशिएंसी को प्रमोट कर रहे हैं, स्टार रेटिंग आ गया, आपने देखा होगा अप्लायंसेस पे, और आपका ब्यूरो 6 आ गया, तो एनर्जी इफिशिएंट व्हीकल आ रहे हैं, और गवर्नमेंट बहुत सारे आपको लॉजिक देगी। सो आई हैव कार्बन सिंक, रिन्यूएबल एनर्जी और एमिशन को कम करेंगे। गवर्नमेंट के 3 मेजर वहां पे गवर्नमेंट ने अपना कमिटमेंट दिया था। अच्छा ये देख लेना, ये कुछ जस्ट एनर्जी से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि इंडिया का अगर आप टोटल इमिशन देखेंगे, इंडिया का, ये क्लियर है? एनी डाउट? हेलो? नो सर। आपने क्या इतना पहले पढ़ रखा था, अभी पढ़ा है? पहले आई गेस कुछ तो पढ़ रखा होगा। तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था बट इतना डिटेल नहीं पढ़ा। अच्छा ये डिटेल लग रहा है? Yes. मतलब लाइक सर वी कुड कनेक्ट सिंक कर पा रहे, मतलब व्हाट विल ऑल हैपन। मतलब आप थोड़ा एक होलिस्टिक कवर कर पा रहे हो ना? Yes. एंड ट्रस्ट में दिस इज द बेसिक ऑफ बेसिक। मतलब इट्स लाइक कि अगर कोई भी आपको, आप लैंग्वेज सीखने से पहले एबीसीडी सीखोगे, एबीसीडी इज बेसिक। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एबीसीडी नहीं है, जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि देखो ये 80 डिग्री की लाइन है, ये 90 डिग्री की लाइन है, ये कर्व है, तो ये हो रहा है अभी, ये बेसिक है। उसके बाद फिर लैंग्वेज है। चलो कोई नहीं, सी अभी तो ऑफिशियली 1 घंटे का टाइम है, 2 मिनट का रेस्ट ले ले क्या? यस सर। अब मैं कल तुम्हारी एक क्लास लूंगा, कल भी एक क्लास ही लूंगा। कल आई विल ट्राई की लेट तक चलाऊं उसको, और आपका एक रिवीजन भी, कल से मैं एक रिवीजन की क्लास भी लगा दूं। क्या बोलते हो? यस सर। Yes, sir. यस सर। कि चलो यार रेस्ट नहीं करना। एक्चुअली मुझे 11 बजे है ना, अभी घर से बाहर जाके कुछ मेडिसिन लेके जानी है केमिस्ट की शॉप से, ऑल्दो पूरी रात ही खुलता है। चलो हमारे ग्रेटर नोएडा में वैसे भी है ना, जा रहे हो वापस आओ ना हो लेट मिले तो पता नहीं है। ओके सो इंडिया का अगर आप ग्रीन हाउस गैस का एमिशन देखेंगे तो 73% है आपका एनर्जी सेक्टर से, एनर्जी सेक्टर से है। और उसके बाद है 16% एग्रीकल्चर से, और 8% है बस इंडस्ट्री से। ये जो इंडस्ट्री चलती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, मेन एनर्जी है। एनर्जी में फिर तुम जाओगे देखोगे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो आपकी फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो एनर्जी सेक्टर सबसे बड़ा है, बस आपको ये याद रखना है। और WHO के अकॉर्डिंग 2018 में कानपुर सबसे पॉल्यूटेड सिटी थी वर्ल्ड की। बस ऐसे ही याद रखना, मेमोराइज नहीं करना, जस्ट एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उसके बाद से तो उसने WHO ने कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है। और यू जस्ट मैं भी आपको 4-5 फैक्ट्स बता रहा हूँ अगले 5-6 मिनट में इसी से रिलेटेड। UNFCCC की जो COP25 थी वो आपकी चिली में होनी थी, बट चिली में कुछ वहां पे सिविल वॉर या कुछ ऐसा चल रहा है, तो प्रेसिडेंसी चिली के पास थी, बट प्रैक्टिकली मीटिंग चिली में नहीं हुई थी, और ये हुई थी आपकी स्पेन में आपकी 25। तो एक तो आपको याद रखनी है। वेयर इज चिली, पता है?
साउथ अमेरिका देखा है मैप पे कभी? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, नॉर्थ में साउथ आई गेस, अगर किसी ने बोला था तो। साउथ ही है सर, साउथ अमेरिका। एक दो पॉइंट और मैं बता रहा हूँ, बस इतना काफी है, इससे ज्यादा बातें हैं स्पेस पे। मुझे ये बताना था आपको इंडिया वाला, इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया में कुछ हुई थी सीबीडी वाली मीटिंग्स। So, but currently, which is the most populated? I mean, most polluted? So that. ये चेक कर लेना, सी WHO का 2018 के बाद आई गेस ये पर्टिकुलर रिपोर्ट नहीं आई थी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस डेटा पब्लिश करती हैं, 10-12 के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अच्छा ये देख लेना, अगर आपको कहीं पे है ना ताला, TALANOA, तालानोआ डायलॉग, तो वो इसी से रिलेटेड है। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज, इसी की मीटिंग से रिलेटेड है। तो इसमें क्या हो गया था कि डेवलप कंट्री एक साइड थी वर्सेस डेवलपिंग कंट्री। डेवलप कंट्री बोल रही है कि ये क्लाइमेट चेंज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम भी कुछ काम करो। गरीब देश बोल रहे हैं कि सर ये जो आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो 18th और 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलाइज हुआ था वो पॉल्यूशन है। हम तो अभी अमीर भी नहीं हुए, हम गरीब लोग हैं, हमको क्यों प्रेशराइज कर रहे हो? तो यहाँ पे डेवलप वर्सेस डेवलपिंग कंट्री के बीच में एक डिबेट होती है, और डेवलपिंग कंट्री में मेन जो वॉइस उठाता है वो है इंडिया और चाइना। तो यू कैन इमेजिन कि ऑन द वन साइड चाइना इज अवर एनिमी, बट ऑन द अदर साइड इन ऑल द क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस हमारा जो स्टैंड है इंडिया और चाइना का, वो कॉमन एक साथ खड़ा होता है। तो तालानोआ डायलॉग क्या था? तालानोआ था एक बेसिकली फिलॉसफी है, कहीं की होगी। तो तालानोआ का मतलब है कि क्या है? डिस्कशन नॉट कन्फ्रंटेशन। तो ये बोलते हैं कि भैया बातचीत करो, लड़ना नहीं है, समझौता निकालो। तो जस्ट वो है कि मिडिल पाथ वाली यू कैन से एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो यार 2-3 एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है तालानोआ डायलॉग, TALANOA, ठीक है। यस सर। अच्छा मुझे बताना था कि इंडिया में कब हुई थी। अच्छा UNFCCC की एक बार हुई थी, एक ही बार हुई थी बस। अच्छा इसकी हुई थी सर, ये जो क्लाइमेट चेंज वाली है इसकी एक ही मीटिंग इंडिया में हुई थी, वो हुई थी COP8 2002 में, ये इंडिया में हुई थी। उसके बाद से तो इंडिया का नंबर ही नहीं आया है। CBD की भी एक बार हुई थी और डेजर्टिफिकेशन की भी एक बार हुई थी। सर कब हुई थी 8th वाली 2002 में मेंशन किया हुआ है मैंने। अच्छा और जो वो है CBD बायोडायवर्सिटी वाली, उसकी हुई थी 2011 में, 2011 में हुई थी। कहाँ पे? हैदराबाद में। तो क्लाइमेट चेंज वाली की 2002 में हुई थी, और ये जो वो थी बायोडायवर्सिटी वाली वो हैदराबाद में हुई थी 2011 में। एक और आपको बतानी है, वो है डेजर्टिफिकेशन वाली। डेजर्टिफिकेशन वाली आई गेस लेटेस्ट है। अभी दिख नहीं रही है तो मैं बता दूंगा तीनों की यहाँ पे। सो गाइस आई होप कि अब आपके पास है 10:12 यहाँ पे हो रहे हैं, 3 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का चलो टाइम मैं गैप ले रहा हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेस। मैं भी कुछ खाने के लिए लेके आ रहा हूँ,
तो 5 मिनट तक आपको नहीं खाना है कुछ भी, आप एक बार रिवाइज कीजिए और फिर मुझे बताइए कोई डाउट है तो, ठीक है? ओके सर। 5 मिनट में रिज्यूम कर रहा हूं मैं, उसके बाद हम स्पेस डिस्कस करेंगे, और स्पेस को तो मैं खत्म अभी कर ही दूंगा, स्पेस खत्म। वो वाला बच रहा ही है, वो तुम्हारा कोविड वैक्सीन वाला, वो कल करेंगे। बट वो मैं मतलब वो आज भी कर लेता, बट थोड़ा सा जल्दी है, मैं तो 12 बजे तक भी पढ़ा देता, बट सर जी सर जो आपने अभी पूछा ना डेजर्टिफिकेशन का, आई थिंक ये 2019 में हुआ था, सेकंड और हाँ, तो वो लेटेस्ट हुआ था, हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अरे यार, COP14, yes. ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? 2019 में हुआ था, और वो प्रैक्टिकली ग्रेटर नोएडा में ही हुआ था, मेरे शहर में। न्यू दिल्ली में ही हुआ था सर। नहीं, हाँ, वो ग्रेटर नोएडा में हुआ था, लेकिन पता नहीं उनको ग्रेटर नोएडा से क्या प्रॉब्लम है, उसको नाम दिल्ली का, कि दिल्ली में हुआ था, वरना सच में ग्रेटर नोएडा में हुआ है। जिस कॉम्प्लेक्स के Yes. बाहर हुआ है, मैं वहां पे डेली साइकिल चलाता हूँ। ये और वो हमारे COP14 है सर। ग्रेटर नोएडा को उन्होंने रिकॉग्निशन नहीं दी मोदी जी ने। चलो कोई नहीं, अगली बार मैं भी वोट नहीं दूंगा। सो 5 मिनट का टाइम है। Guys, can someone please tell me which convention happened in which year? I'm actually getting confused. Okay. You want the वो जो तीन का you are asking, right? Yeah, UNFCCC. the UN. Yep. Yeah, UNFCCC is COP8 in India in 2002. Okay. 2002, ठीक है. Okay. And UNCBD was in India in 2011, happened in Hyderabad. Okay. And UNCCD, which is the desertification ka, and it happened in 2019, 19. and that's a COP14 by the way. So that's not required, but still happened in New Delhi or Greater Noida. Whichever one, yeah. Let's Okay, be more thank you. specific. Sir, for sir, वरना गुस्सा हो जाएगा ना. Okay, thank you. Welcome. ऐसे गाइस प्रिपरेशन कैसी चल रही है? I feel like I'm forgetting everything. I don't know why. Happens. Yeah, what about yours? Same. It's like difficult to remember. Yeah. Which portion are you strong at? Like which section? I Any don't know. I just everyone is getting mixed. Okay. Yeah. So let's see. I guess it happens. Only 5 days left to the exam. Jeez. Just 4. Don't count the 20th Yeah, I one. know. Yeah. All the best, everyone. I Yeah, guess. same to you. Same to you. Thank you. By the way, where are y'all center? Is it like very far from where you live, or Very far. Nearby. Mine is in near. Like in Gurgaon only. mine is 40 kilometers away from where I live? Okay, minus 2,000 kilometers away. Yeah, same. I'm traveling to Delhi for this. Oh my God. Seriously, you guys nearby in like your district or something like that? Sorry? You didn't mention your address, like your center's address.
No, so I had to go to Delhi anyway, so I will be traveling. And Okay. anyway, where I live, वहाँ पे center ही नहीं था, so I had to travel. Okay. And how about you, Farhan? Okay, that way actually I got your conversation wrong. So actually I thought you were talking about this center you were talking. But the exam center नहीं ज़्यादा दूर नहीं है, 740 kilometers. That's basically near the airport. So Okay. yeah, I thought you were talking about this center, हम लोग coaching center or something you were saying. नहीं, why coaching center? Yeah, I got the conversation wrong, so sorry. Okay. Exam stress, can understand. Yeah, true. सोनी का कार की चाबी यहाँ पे डाल है ऊपर देगी पर ईश्वर जल्दी आओ मिल गई ठीक है गेट लगा दे जिससे भेज दे मेरे पास से सो गाइस बताइए कोई डाउट है तो No, sir. No, sir. ये है ना अभी सुनो इसको आज पढ़ा है कल कम से कम दिन में 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना अगर कल स्किप कर दिया ना तो परसों फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी और लास्ट टाइम में ये तो बिल्कुल आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते Yes, sir. ठीक है ना तो कल ही और थोड़ा वैसे करना कि मतलब किताब बंद करके अपने आप ही ब्रेन स्टॉर्मिंग करना तो जल्दी से कर पाओगे चलो स्पेस छोटा सा ही है मैं आपको करा देता हूँ और अगेन यहाँ पे बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो उन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में मत जाना ज्यादा एक्सप्लेनेशन मेरे से मत पूछना सर ये क्या है जो बताऊं वो रट लेना ठीक है सो क्या हुआ सो हाँ स्पेस स्पेस से रिलेटेड थोड़ा बताऊंगा और इंडिया का चंद्रयान एंड गगनयान इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना तो मैं बताऊंगा थोड़ा सा इनके बारे में सफिशिएंटली बट थोड़ा सा इनको एक्स्ट्रा फोकस करना थोड़ा सा ये मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो पहला तो है आपका कि स्पेस एक्स के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा और स्पेस Yes, एक्स की शिप है जिसका नाम है न्यू ड्रैगन सप्लाई शिप न्यू ड्रैगन ही आप ले लीजिए न्यू ड्रैगन है बेसिकली
तो ड्रैगन है, तो इसने क्या किया है, यहाँ पे अर्थ से सामान ले जाके सप्लाई दी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। तो ये याद रखना, ये ड्रैगन याद रखना, ये कुछ नहीं है, जस्ट अ शिप है और इसने ट्रांसपोर्ट किया है सामान स्पेस से, बस इतना भी याद रखना। और प्लस इन्होंने कुछ क्रू को भी लेके गए, क्रू को भी लेके गए ये ड्रैगन, कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भी लेके गए, ये याद रखना, बेसिक्स है बस, फैक्ट। और चाइना ने क्या किया है, चाइना तो यार एक स्टेप ऊपर ही जा रहा है। चाइना ने वर्ल्ड की फर्स्ट 6G सैटेलाइट लॉन्च की है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि करंट तो अगर मैं नहीं भी पढ़ा पाया, एक बार आप देख लोगे, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं। बेसिक पता है आपको स्पेस का, बेसिक सैटेलाइट्स एंड ये व्हीकल के बारे में थोड़ा बहुत कभी पढ़ा हुआ है क्या? क्या नॉलेज बैकग्राउंड है, बताइए। क्वेश्चन है, वो आंसर देना है, तब नहीं पढ़ा सर, स्पेस का बहुत तो नहीं लिमिटेड पढ़ा। टाइप का सर। वेरी लिमिटेड। यस ओके, सर। सभी लोग ऐसे ही इसी कैटेगरी के हैं? यस सर। Yes. अरे यार हाँ, आप लोग इंजीनियर्स नहीं है ना। नॉर्मली जो कैट वैट वाले बच्चे हैं वो तो मेन इंजीनियर्स ही हैं। चलो देखना, सैटेलाइट, ये दो मेन कैटेगरी हैं, ये समझाना है थोड़ा सा, तो आपको मतलब ये थोड़ा पता रहेगा तो इन सारी चीजों को समझना थोड़ा इजी रहेगा। ये हैंग हो गया सर। सो सैटेलाइट को बेसिकली, सैटेलाइट को मैं भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। एक आपकी होती है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन। दूसरी आपकी होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और तीसरी आपकी होती है बेसिकली, ये एक्सप्लोरेशन पे जाती है, ठीक है ना। तो ये तीसरी एक्स कैटेगरी है, एक्सप्लोरेशन पे जाएंगी कहीं भी। जैसे हमारा था MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन, याद है? Yes, sir. MOM और मंगलयान इज ऑल्सो सैटेलाइट, बट ये थी आपकी एक्सप्लोरेशन पे गई थी मार्स पे। सैटेलाइट कुछ नहीं है, सैटेलाइट वही है जो एक किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये आपकी सैटेलाइट है ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सो नॉर्मली ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये वैसे तो नहीं लग रहा है बोरिंग सा अभी? नहीं सर। No, sir. बोरिंग लगना सब्जेक्टिव है, बट ये तो नहीं लगना चाहिए, थोड़ी सी सर ओके सर, बोरिंग हॉलीवुड नहीं लग रहा है सर, क्या? बोरिंग नहीं लग रहा है सर। अरे धन्यवाद नहीं लक्ष्मण नहीं जी। नहीं सर। तो दिस इज अर्थ। तो ये जितनी भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती हैं, ये आपकी ऐसे घूमती हैं, ये पोल टू पोल ऑर्बिट करती हैं। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये ऐसे आपकी घूमती है। और अगर आप इनकी हाइट देखेंगे तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। इनको लॉन्च करना थोड़ा इजी होता है, लॉन्च करना इजी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। क्या क्या ये कर सकती हैं अर्थ ऑब्जर्व? स्पाई कैमरा वगैरह इनमें ही होते हैं, स्पाई कैमरा। और अगर आपको रिसोर्स मैपिंग करनी है, रिसोर्स मैपिंग करनी है, और क्या करना है, अगर आपको फॉरेस्ट का पता लगाना है, आपको फॉरेस्ट, यस फॉरेस्ट का, इनमें अब तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, भी बता देते हैं, ट्री कवर यही सैटेलाइट आपका बता देंगे। तो रिसोर्स मैपिंग के लिए कुछ भी हो, कोल का रिसोर्स, आयरन का,
ऊपर से कुछ बीम छोड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होके आया तो। और स्पाइंग के लिए डिफेंस में अच्छा खासा इनका वो है, आप इनको यूज कर सकते हैं। और क्लाइमेट प्रिडिक्शन के लिए, सर कोई स्पेसिफिक नंबर है कि कितने लाइक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं? सुनो ना, आप इजीली बता पाएंगे। भारत की 54-55 सैटेलाइट है। मैं भी एग्जांपल दूंगा। आपने इनसेट के बारे में सुना है? यस सर। अच्छा, अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम दें, 1 मिनट का भी टाइम दे, तो मैं जाके नोट ढूंढ के लिए आऊंगा और स्पेसिफिकली 10 बार बता दूंगा। या आपने कार्टोसेट के बारे में सुना हो? यस सर। कार्टोसेट, सी मैं यहाँ पे आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि कार्टोग्राफी, अच्छा मैप मेकिंग से रिलेटेड आप फिर गैस करके भी अच्छा खासा नाम बता पाएंगे। या आपने सुना हो रिसोर्स सेट के बारे में सुना हो, रिसोर्स सैटेलाइट, तो आप इजीली गैस कर पाएंगे कि एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। तो मैप के लिए, डिफेंस में कैमरा वैमरा इसमें अच्छे हैं, रिसोर्स के लिए, क्लाइमेट प्रिडिक्शन के लिए, फॉरेस्ट के लिए, ये सारी यूज होती है। बट अब अच्छा, ये अर्थ के नियर ऑर्बिट करती है, ये अर्थ है इसके जस्ट आसपास ऑर्बिट करती है। तो जब आप अर्थ के नियर ऑर्बिट करेंगे, ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए आपकी स्पीड बहुत फास्ट होगी, है ना? अरे बोलो ना। यस सर। मौत का कुआं देखा है कभी सर्कस में गए हो तो? यस सर। तो मोटरसाइकिल पे जो चलता है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। अच्छा, यहाँ पे इनके सामने एक और चैलेंज होता है। यहाँ पे देखो, पहले मैं कैमरे में दिख रहा हूँ आपको? यस सर। यहाँ देखो, इनके सामने चैलेंज क्या होता है। सपोज दिस इज मोबाइल, बट इसी को अर्थ मान लो, उठ के नहीं जा सकता, ये अर्थ है। अब अर्थ अगर स्टेबल भी है तो ये ऐसे ऐसे घूम रही है। अब इंडिया तो यहाँ पे है, तो पूरे एक ऑर्बिट में इसका इंडिया के ऊपर फोकस क्या होगा, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होगा, या हो सकता है लंबे समय के लिए। ऐसे ऐसे घूम रही है ना, पोल टू पोल। समझ में आया? यस। तो इंडिया के ऊपर जो उनका फोकस है ना, वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ये कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 घंटे में ऑर्बिट पूरा कर लेगी पूरी अर्थ का, पोल पे, साउथ पोल के पीछे आके। उसमें से इंडिया के ऊपर इसकी जो मैपिंग होगी ना, पता चला सिर्फ 5 मिनट के लिए थी, लेकिन अगले घंटे फिर 5 मिनट के लिए आएगी, अगले घंटे फिर 5 मिनट के लिए आएगी। तो इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है ना, वो आप रिसोर्स मैप कर रहे हो तो ठीक है, 1 घंटे में 5 मिनट स्कैन कर लेना, दोबारा कर लेना, उसके लिए तो ये अच्छा है। लेकिन जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो ये काम नहीं करती है ना। अब अर्थ स्टेबल भी नहीं है, अर्थ ऐसे ऐसे भी घूम रही है, तो इसको आप मानिए कि कम्युनिकेशन के लिए आप यूज ही नहीं कर सकते हो ना। अब कम्युनिकेशन वाली सैटेलाइट कैसी होती है? कम्युनिकेशन वाली सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है, इसका तो पोल टू पोल है, वो पोल टू पोल ऑर्बिट नहीं करती है, वो ऐसे ही ऑर्बिट करती है। ये अर्थ है तो अर्थ ऐसे घूम रहा है, वे भी ऐसे ही ऑर्बिट करती है। अब सुनिए, ये अर्थ आपका देख रहे हो ना कैमरे में मुझे? यस सर। यस सर। So this is, देखो चलो इसी से देखो, दिस इज अ सैटेलाइट, दिस इज अर्थ। अर्थ स्टेबल नहीं है, अर्थ भी घूम रही है, ये भी ऐसे घूम रही है। अब दिक्कत क्या है कि इसका और इसका दोनों का घूमना तो ठीक है, लेकिन जब इस सैटेलाइट को हम बहुत पास लाते हैं तो पता चला कि अर्थ तो 24 घंटे में एक बार घूमेगी, लेकिन 24 घंटे में इसने 50 चक्कर मार दिए। तो होता क्या है, हम इसको थोड़ा दूर लेके जाते हैं, तो दूर लेके जाते हैं, ये स्लो घूम पाती है, और एक ऑप्टिमम दूरी पे लेके जाते हैं जहां पे अर्थ भी 24 घंटे में घूम रही है और ये भी 24 घंटे में घूम रही है। तो अर्थ का एक चक्कर 24 घंटे में हुआ, इसका भी 1 घंटे में हुआ। तो ये क्या है, हमेशा ये अर्थ के, इंडिया के सामने ही रहेगा। आप एक पॉइंट पे इसको फिक्स कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो, ये भी 24 घंटे में घूम रहा है, दोनों एकदम ऐसे ही घूम रहे हैं। आया कुछ समझ में? ऊपर से गया? यस सर, समझ में आ गया। अगर सुनिए, अगर आप इसको पास लेके आओगे तो ये पता चला कि 15 घंटे में एक चक्कर मार रहा है, और पास लेके आओगे 1 घंटे में एक मार रहा है। इसको पास करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ग्रेविटी को काउंटर करना है। इसको हम एक डिस्टेंस पे लेके जाते हैं, वहां पे ये भी 24 घंटे में घूमेगा और अर्थ भी, और उसके बाद आप इसको किसी भी एक पॉइंट पे फिक्स कर दें, हमेशा वहां पे ये बीम फेंकता रहेगा। और वो दूरी है 36,000 किलोमीटर। ये आपकी, आप स्क्रीन पे देख लेना, ये अर्थ है, और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ये अर्थ है, और ये आपकी हो गई वो सैटेलाइट,
तो अगर आप इसको 36,000 किलोमीटर की दूरी पे छोड़ देते हैं तो वहां से ये अर्थ भी 24 घंटे में घूमेगा और ये भी 24 घंटे में घूमेगा। तो हमेशा इसके जो सिग्नल है वो सेम टाइम पे आते रहेंगे। तो इन सैटेलाइट को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। समझ में आया? Yes, sir. ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो इनका इसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं। जियो स्टेशनरी, जियोग्राफिकली वो स्टेशनरी है। अगर आप मतलब अपने घर से टेलीस्कोप हो तो अगर आप सीधा देखेंगे वो हमेशा आपको अपने सर के ऊपर ही दिखाई देंगी, और अर्थ भी रोटेट हो रहा है लेकिन वो भी रोटेट हो रही है, लेकिन दोनों की रोटेट होने की जो स्पीड है, जो स्पीड नहीं, जो उनका रोटेट होने का एक एक्सिस पे एक गोल चक्कर मारने का जो टाइम है वो दोनों का सेम। समझ गए? कहीं पे अगर आपको ये टर्म मिले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो वो कौन सी सैटेलाइट होती है आपकी? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन वाली सैटेलाइट। ठीक है? यस सर। अब सुनिए, अब इंडिया में क्या है कि चल जाओ भाई, ये बड़ा हैंग हो रहा है यार आजकल। फिर हैंग हो गया। चलो इसको ये थोड़ा टाइम देगा, मैं बता रहा हूँ। सो इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंटरनेशनली यूएस ने लॉन्च कर रखी है। यूएस का जो ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको जीपीएस बोलते हैं। और अगर इंडिया का आप देखेंगे तो उस कम्युनिकेशन सिस्टम में हमने 7 सैटेलाइट लॉन्च करी है, और हम एक अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम बना रहे हैं, उसका नाम है नाविक। आई गेस ये मैं आपको बता चुका हूँ, NAVIC। यस Yes, सर। sir. यस NSS और या नाविक। एक तो नाविक है हमारा, ये अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है। 7 सैटेलाइट हमने लॉन्च करी है, और वो आसपास घूम के इंडिया के 1500 किलोमीटर बॉर्डर से दूर, इतनी मतलब इंडिया और उसके बॉर्डर से लगभग 1500-1600 किलोमीटर के एरिया को कवर करेगी। और यहाँ पे हमने ऐसा नेविगेशन सिस्टम बनाया है, इसका नाम है नाविक। वैसे कोड नेम कुछ और होगा, वो अब याद रखने की जरूरत नहीं है। एक और हमारा नेविगेशन सिस्टम है, एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है गगन। और उस गगन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तो हो गया नाविक और दूसरा हो गया गगन। गगन में हमने कुछ नहीं किया है, जो जीपीएस के सिग्नल्स हैं उनको ऑग्यूमेंट कर दिया है। ग्राउंड पे हमने कुछ सेंसर्स लगा दिए होंगे और ऊपर से सैटेलाइट के सिग्नल आते हैं, तो इससे थोड़ा सा अच्छा नेविगेशन हो पाएगा। और ये मिलके किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और प्लस इसरो तो आया ही होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम क्या है? हमारे देश में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स को आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है। लेकिन जो हमारी एयरलाइंस है और पायलट है, उनका रेगुलेटर है डीजीसी, और एयरपोर्ट का रेगुलेट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है? यस सर। Yes, sir. अब एक और चीज मैं आपको बस मैं बता रहा हूँ व्हीकल के बारे में। ये तो हो गई आपकी सेटेलाइट, जस्ट एक बहुत बेसिक ही इंफॉर्मेशन। अगेन ये भी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बेसिक का भी बेसिक ही बता रहा हूँ। बिल्कुल मत सोचना कि आप कुछ बेसिक भी पढ़ रहे हैं या फिर तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये 2-3 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया। अगले 15 मिनट में मैं आपको फटाफट एक छोटे छोटे 15-20 पॉइंट लिखा दूंगा, सैटेलाइट कौन सी है और वो क्या काम करती है। अच्छा देखिए, नॉर्मली पहले क्या था, एक होता है आपका SLV, इसकी फुल फॉर्म कुछ नहीं है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यस सर। उसके बाद फिर हमारा एक व्हीकल आया PSLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। P का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, इसके बाद एक जो नया हमारा सबसे पावरफुल और बड़ा व्हीकल है वो है आपका GSLV,
SLV का मतलब अच्छा इनके भी वेरिएंट है, PSLV, CA होगा, XL होगा, ये तुम्हें नहीं जाना है, कोरेलॉन होगा, और इसमें भी बहुत सारे हैं, ये 6 हैं इसके लिए। किसी में यही है, किसी में 4 बूस्टर लगे हुए हैं, तो नहीं जाना है। GSLV, PSLV और GSLV का जस्ट एक बेसिक डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। G का मतलब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब मैं बता रहा हूँ होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक टर्म में लेके जा रहा हूँ। जब भी आप स्पेस में जाते हैं तो होता क्या है कि ये आपकी अर्थ है, लगभग 1000 किलोमीटर के बाद एक आपका माइनस टेम्परेचर वाला जोन आ जाता है, जिसमें टेम्परेचर -280 के आसपास होता है। अब दिक्कत ये है कि अगर आप नॉर्मल ये बूस्टर लेके जा रहे हैं तो -280 में वो इंजन फेल हो जाएगा, नॉर्मल इंजन फेल हो जाएगा, और फ्यूल भी काम नहीं करेगा। ये जो नॉर्मल केरोसिन फ्यूल है और है वो काम नहीं करेगा। तो आपको ऐसे इंजन चाहिए जो -280 में काम कर पाए। अब -280 में जो इंजन काम कर पाएंगे उन इंजन को बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन, CRYOGENIC। क्रायोजेनिक आपने वर्ड भी सुना होगा, क्रायो, ये उससे रिलेटेड है, लो टेम्परेचर से रिलेटेड, सुना है? यस सर। तो क्रायोजेनिक इंजन वो होते हैं जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब हमें ये हो गया अर्थ, यहाँ पे देखो ये हो गया अर्थ, और ये हो गया वो 1000 किलोमीटर वाला बैरियर। लेकिन जब हमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करनी है वो तो बहुत दूर करनी है। तो जब आप PSLV लॉन्च करते हैं तो उसको आप यहाँ तक ले जा सकते हैं। तो ये वही सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा जो पोल टू पोल घूमती है। जो आपको सिंक्रोनाइज करानी है अर्थ के साथ, उनको 36,000 पे दूर भेजना है, और उनको आप तभी भेज पाओगे जब आप इस बेल्ट को क्रॉस कर पाए। समझे? यस सर। इसलिए जो नॉर्मल आपकी रिसोर्स वाली सैटेलाइट थी जो पोल टू पोल घूमती है, इसलिए देखो इस व्हीकल का भी नाम रखा गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ दी वो सैटेलाइट है जो सिर्फ पोल टू पोल घूमती है। और GSLV में हम कौन सी सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं? कम्युनिकेशन वाली की, और जो एक्सप्लोरेशन के लिए जाए। ठीक है? यस सर। यस सर। क्योंकि ये है ना जो रिसोर्स मैप करती है, उन सैटेलाइट को तो मिनिमम 500 किलोमीटर, 500 से भी कम, शायद 300-400 किलोमीटर के ऑर्बिट, अर्थ की सरफेस से बस 300 किलोमीटर दूर पे भी घुमा सकते हो। वो फास्ट घूम लेंगी, ग्रेविटी को काउंटर कर लेंगी। उससे नीचे तो वो गिर जाएंगी, उससे नीचे वो कितनी भी तेज घूम ले फिर नीचे गिर जाएंगी। वो एक वो है, उससे नीचे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये है। अच्छा, इसमें पता है क्या है, इसरो ने बट 1-2 बार है ना PSLV को यूज करके ही है ना कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी लॉन्च करती है। इसरो 1-2 बार ऐसा कारनामा किया हुआ है, PSLV से ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करती है। पता है कैसे? सो वो तो फेल हो गई होगी। नहीं ना, सुनो ना, वो इसरो वाले, मैं बोल रहा हूँ लॉन्च कर ही दी। अच्छा। ऑलरेडी ट्राई नहीं कर रहे कभी। देखो PSLV नॉर्मल 500-600 फीट तक जाता है, PSLV एक्सल लगाया उसने बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दिया। अब इन्होंने सेम टेक्निक यूज करी थी जो इन्होंने वहां पे यूज करी थी, किस पे, मंगलयान। तो इन्होंने क्या काम करा, ये अर्थ है और यहाँ पे ये वो है 200 किलोमीटर वाली, -200 वाली बैंड, इन्होंने सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब सैटेलाइट में बूस्टर होते हैं, सैटेलाइट में बूस्टर में एक्स्ट्रा फ्यूल है, और सैटेलाइट को यहाँ पे ऑर्बिट कराते रहे बहुत तेज। उसने मोमेंटम ले लिया और यहाँ से इतनी तेज घूमी कि उसने हल्का सा फिर एंगल ट्विस्ट करा, और मोमेंटम इतना तेज था कि 200-300 यहाँ पे तो इसको इंजन काम नहीं करेगा, लेकिन इनिशियल इतना मोमेंटम ले लिया कि इसने इस रेंज को क्रॉस कर दिया और यहाँ पे आके फिर दोबारा से इंजन ऑन कर दिया। अच्छा, इसमें मूवी भी है ना, विद्या बालन, मॉम वाली। यस सर। मंगलयान था ना, उसमें भी इंडिया ने यही किया। मैं बता रहा हूँ, यस ये सर। सारा अर्थ है, सेम डे पे ही था, उसी वीक में US का निकला, बहुत हैवी बूस्टर था, बहुत हैवी सैटेलाइट, सीधा फुल फोर्स के साथ मार्स की तरफ निकल गया ऐसे। बट हमारे पास दिक्कत क्या इसी बहुत थी, अगर सैटेलाइट का वजन बढ़ जाता तो हमारा जो लॉन्च व्हीकल था वो इतना पावरफुल नहीं था, और अब हमारा लॉन्च व्हीकल इतना पावरफुल नहीं है। आपने देखा होगा पहले वेट 6000 के आसपास था, हमारा जो मेन व्हीकल है ना GSLV ले जाता है 4000 का वेट बस, और ये ले जाता है PSLV मैक्सिमम 2000 का।
तो हमारे पास तो हैवी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए व्हीकल ही नहीं है। तो इन्होंने क्या काम करा कि छोटी सैटेलाइट ले गए। अब यूएस वालों के पास तो सैटेलाइट में फ्यूल बहुत था, उन्होंने सीधा फुल फ्यूल पंप करके सीधा चले गए। हमने सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करी और सेम ऐसे ही अर्थ की ग्रेविटी यूज करके नीचे लाते थे, अर्थ खींचता था, फिर तेज स्पीड मिल जाती थी, ग्रेविटी यूज करके ऐसे ऐसे ही घुमा के मोमेंटम ले लिया, फिर उसके एंगल थोड़ा चेंज किया होगा और वो बाहर सर निकल। इसमें शायद एक और चीज भी थी ना जिससे सक्सेसफुल हुआ था, जैसे आप बता रहे हो मोमेंटम वाली चीज। तो जैसे एक ही डायरेक्शन में घूम रही थी बार बार, तब तक इन्होंने फ्यूल रोका हुआ था। अरे ये भाई बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, अदरवाइज ऐसे कर करके तो मैं Yes. ये खोल लेता। ये तुम्हें समझाने के लिए तो इतना इजी है ना, इट्स नॉट दैट इजी, बहुत नहीं, बस कॉम्प्लिकेटेड है। बता रहा था कि काफी एलिमेंट्स की वजह से सक्सेसफुल था ये मिशन। हाँ बहुत था, जस्ट मैं एक बेसिक डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, अप्रोच। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको सैटेलाइट थोड़ा सा क्लियर हुई होंगी। अब देखिए, आपको कई बार क्या होता है, पीएसएलवी अब 51 वो उसकी फ्लाइट नंबर है 50 39 और कुछ नहीं है। जीएसएलवी ये दूसरा व्हीकल है। तो क्लियर हो गया, अब ये आई गेस बेसिक आपको थोड़ा समझ में आया होगा। Yes, sir. Yes, sir. इंडिया की एक सैटेलाइट थी। अब मैं मेन यहाँ पे 44 हो रहे हैं, अगले 15 मिनट में बिल्कुल मैं क्लास ऑफ कर दूंगा, और 15 मिनट में आई विल ट्राई कि मैं कम से कम 15-20 पॉइंट डिस्कस कर लूँ आपके सामने, इतने पॉइंट है, इससे ज्यादा नहीं। सो इंडिया की एक सैटेलाइट है एस्ट्रोसेट, ASTRO, एस्ट्रोसेट। तो क्या इस सैटेलाइट का पर्पस क्या होगा, नाम से क्या लग रहा है? एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होगा। एस्ट्रोलॉजी। हाँ, तो बेसिकली ये वही है, एक्सप्लोरेशन वाली है। ये क्या करती है? ये कुछ नहीं करती है, इसमें टेलीस्कोप है और ये यूवी रेज को डिटेक्ट करती है बस। तो ये जस्ट लाइक कि ये स्टडी कर रही है, ये आपको याद रखना है बस। चलो हो गया फर्स्ट पॉसिबल। तो ये इंडिया का सैटेलाइट है? यस, एस्ट्रोसेट, इसीलिए तो मैं बता Okay, sir. पहले लॉन्च हुआ था। अभी इसने कुछ डिटेक्ट किया है, बट वो डिटेक्ट एक जस्ट इन्होंने क्या किया है, एक जस्ट कोई लाइट इन्होंने डिटेक्ट की है फ्रॉम 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ, बस इतना याद रखना है। अच्छा, चाइना ने एक फर्स्ट इंडिपेंडेंट मार्स मिशन लॉन्च किया है। चाइना ने फर्स्ट इंडिपेंडेंट मार्स मिशन लॉन्च किया है और उसका नाम है TIANWEN1। ये चाइना का है इंडिपेंडेंट मार्स मिशन, मार्स मिशन। यार आपको ये याद रखना है, सी मैं अगर नहीं भी बताऊं ना, ये याद रखना है कि यूएई ने जापान की साथ मिलके, जापान की कंपनी थी आई गेस, मिस्टीबुशी थी आई गेस, जो पजेरो कार बनाती है, इसके साथ मिलके अपना एक मार्स पे मिशन लॉन्च किया है और वो आई गेस 1-2 दिन में पहुंचने वाला है। तो कोई गल्फ कंट्री स्पेस पे ध्यान दे रही है, याद करने की बात है, उसका नाम याद कर लेना, मैं जस्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये होमवर्क है, जाके खुद कर लेना। अब कोई क्वेश्चन मत पूछना इसमें। ये रहा, होप है, आ गया, चलो मिल गया, होप मिशन है, होप है। यस सर, वो होप प्रोब। हाँ, तो इसको याद रख लेना, क्योंकि यूएई है ना, जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, ये सारे के सारे लोग स्टूपिड है, अपना पैसा ऑयल बेच बेच के पैसा मिल रहा है, उसको गोल्ड वॉशरूम, गोल्ड प्लेटेड कार पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो समहाउ कुछ पॉजिटिव साइन है, चलो स्पेस पे थोड़ा सा खर्च कर रहे हैं, जस्ट इतना करना है। यार इसमें करंट अफेयर्स में है ना, इंडिया से रिलेटेड कुछ नहीं, लास्ट में आएगा, है यहाँ पे।
अच्छा, एक इन्होंने ये एक सैटेलाइट लॉन्च की है नासा प्लस यूरोपियन यूनियन ने, और ये लॉन्च की है रॉकेट से। वो रॉकेट किसका है? वो रॉकेट है स्पेस एक्स का। और ये आपको सॉरी 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 स्पेस एक्स का नहीं है, यूरोपियन यूनियन का रॉकेट है, और वो है फाल्कन। सॉरी नहीं, ये तो स्पेस एक्स का ही है, और स्पेस एक्स का ही है। फाल्कन से इन्होंने लॉन्च की है। फाल्कन ये एक रॉकेट है स्पेस एक्स का। तो नासा और यूरोपियन यूनियन ने मिलके, और इस सैटेलाइट का नाम है सेंटिनल 9। ये याद रखना है। सी स्पेस बहुत मेजर प्लेयर बन गए हैं। फाल्कन 9 याद रखना है, जस्ट अ रॉकेट है ये। फाल्कन 9 एक रॉकेट है। अच्छा, अब इसरो से और इंडिया के मेन मिशन है, इनको ध्यान से सुनना। आई होप कि वो इंडिया पे ज्यादा ध्यान दें। वर्ल्ड में तो वैसे ही अगेन एक आप सभी लोगों को याद होगा कि मैंने आपको एक स्लाइड भेजी थी आत्मनिर्भर भारत की ग्रुप पे। याद है? नहीं है? एक वो जस्ट इमेज क्लिक करके मैंने भेजा था, याद है? आत्मनिर्भर भारत की। हेलो, यस सर। मैंने कुछ पूछा था, उसका जवाब दो ना। वो एक मैंने आत्मनिर्भर भारत में किस किस सेक्टर के लिए क्या क्या किया गया है वो भेजा था, याद है? हाँ सर, यस सर, भेजा था सर आपने। उसका हर एक पॉइंट को जो समझ में ना आए, एक बार गूगल करके देख लेना कि हर एक पॉइंट में बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। एक बार उसको चेक कर लेना। यस सर। अच्छा, इंडिया ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है, उसका नाम है EOS-01। कोड नेम दिया हुआ है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। यार ये चल नहीं रहा ऐसे ही, चलो फटाफट लिखो। इंडिया इसरो हैव लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS शॉर्ट फॉर्म है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। अब ये कोड नेम है और उसको कोई नाम नहीं दिया हुआ है, बट इतना ही आपको याद रखना। 4 देश की और थी, इसको नाम नहीं दिया हुआ है, मे बी किसी और पर्पस के लिए इसको यूज करेंगे। सर किसने किया, एक बार रिपीट कर दो। इसरो ने लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01, EOS-01। तो कुछ नाम नहीं दिया है इसको कि रिसोर्स सेट बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे चंद्रयान 2 के बारे में आपको याद है? चंद्रयान 2, यस सर। यस सर। चंद्रयान 2 मुझे बताना है। ये 1 मिनट के लिए अगर मेरा ये चल जाए तो मुझे पॉसिबिलिटी लगनी। चल गया, हाँ सुनो। चंद्रयान 2, चंद्रयान 2। अच्छा, चंद्रयान 1 जो इंडिया ने लॉन्च किया था वो एक सैटेलाइट थी, ये सैटेलाइट थी। और इसी सैटेलाइट ने, और तो ड्रोन ज्यादा लग रहा है, वाटर सर्च किया था मून पे। ये पता है आपको? नहीं पता है? यस सर। इसी चंद्रयान 1 ने किया था। चंद्रयान 2 में क्या है? चंद्रयान 2 में ये एक सैटेलाइट होगी। पता नहीं इसमें सैटेलाइट नहीं बना हुआ था, ड्रोन सा बन जाता है। अच्छा, ये सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट के साथ इसी में इंटीग्रेटेड है एक व्हीकल, एक लैंडर। ये लैंड करेगा, और इस लैंड करने के बाद इसमें से एक रोबोट निकलेगा। उस रोबोट का नाम है प्रज्ञान, और इस लैंडर का नाम है विक्रम।
तो चंद्रयान 2 के 3 कंपोनेंट है। एक यहाँ से ये सैटेलाइट जा रही है, अब ये मून आ गया, सैटेलाइट तो ऑर्बिट करती रहेगी और इस सैटेलाइट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा एक आपका ऑर्बिट लैंडर जो मून पे लैंड करेगा। अब वो क्या हुआ, वो लैंडर फेल हो गया, वो लैंडर फेल हो गया, लेकिन जो सैटेलाइट है ना चंद्रयान 2 की, वो आज भी रिवॉल्व कर रही है मार्स के अराउंड। समझ में आया नहीं आया? आया सर। मून के Yes, अराउंड। sir. अभी मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए हैं। एक इसके एक बड़ी अच्छी एनिमेशन की वीडियो इन्होंने दी थी, इसरो ने दी थी। आप अभी चेक कर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। यस सर। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ उसके तीनों कंपोनेंट में आपको बता दूंगा। मेरा नेट की स्पीड है दिख रहा है आपको स्क्रीन मेरा, ये यूट्यूब? नो सर। नहीं दिख रहा? नहीं सर, आपका वन नोट दिख रहा है। रुको, अभी देखिएगा। अब दिख रहा है ना आपको? यस सर। इसको देखना, सी ये आपका ये GSLV है और ये एडिशनल ये बूस्टर्स होते हैं। चलो ये छोड़ो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा मैं। इसको फास्ट पे कर दिया, नहीं है स्पीड कर देता हूँ 2x। ओहो, ये ऐसे बूस्टर अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये सेकंड स्टेज अलग हो गया। अब ये है, ये सिर्फ सैटेलाइट है और इसके साथ ही वो कनेक्टेड है। अब ये सैटेलाइट प्लस लैंडर अलग हो गया है, इसमें एक सैटेलाइट है और एक लैंडर भी है। अब ये अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल गया है। दिख रहा है ना? अब यही वो प्रोसेस है, देखो ये प्रोसेस दिखा आपको? यस सर। यस सर। अब ये एक, इसमें एक सैटेलाइट घूमेगी और लैंडर अलग होगा। और ये बहुत है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है। अब देखो सैटेलाइट घूमती रहेगी और अब यहाँ पे ये लैंडर को लैंड होना है। नाउ यू कैन इमेजिन कि हाउ कैन कॉम्प्लिकेटेड दिस टेक्नोलॉजीज। अब ये लैंडर था, इसका नाम विक्रम था, इसको लैंड होना था तो इग्निशन ऑफ ऑन करना था, वही नहीं हो पाया, ये क्रैश लैंड कर गया। इसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंड। अब इसमें से एक रोबोट निकलेगा, उसका नाम था प्रज्ञान। ये प्रज्ञान था। 15 मून डेज तक इसको रहना था और इंडिया के मुकाबले वो 24 आ रही होते और ये फिर वो इंफॉर्मेशन भेजता। बट ये जो लैंडिंग थी ये फेल हो गई। समझ में आया? यस सर। एनिमेशन कैसा लगा ये? अच्छा था। यही मैं आपको बता रहा हूँ, आप चीजें जिस तरीके से पढ़ रहे हो ना, पढ़ाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जो वे है वो बेकार है। अब आपने ये चीज देखी तो ये सारा इंफॉर्मेशन अब आप कभी नहीं भूलोगे। तो अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेमोराइज नहीं कर पा रहा, तो अपने वे को चेंज करने की कोशिश करो। चंद्रयान 3 को बोल रहे हैं कि 2021 तक लॉन्च करेंगे, वो छोड़ो। अच्छा, इन्होंने अभी क्या करा है कि गगनयान के लिए, पता है ना कि गगनयान के लिए इन्होंने टारगेट बनाया 2022 तक हम लॉन्च करेंगे।
Yes, sir. Yes, sir. तो गगनयान के लिए जब ये लॉन्च करेंगे गगनयान में, तो उसमें एक ह्यूमनॉइड होगा, मतलब ह्यूमन जैसा दिखता होगा, वो एक रोबोट होगा, तो वो एस्ट्रोनॉट को असिस्ट करेगा। तो वो ह्यूमनॉइड इसरो ने बना लिया है और उसका नाम लिखा है, वो याद रखना, व्योममित्रा। ये लिखिए VYOMMITRA, व्योममित्रा, VYOMMITRA। VYOMMITRA। देखा नहीं दिखा अभी? Yes. Yes, sir. Decorate. Yes, sir. अगर आप हमारे रोबोट देखोगे ना एंड डेवलप कंट्रीज के यूएस वगैरह के रोबोट देखोगे, यू विल फाइंड की दे आर ऑडी एंड वी आर लाइक की एम्बेसडर। तो हमारे भी इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने सीधे साधे से हैं, मूवमेंट भी इतने हैं। तो ये है, वो दिख गया ये? Yes, sir. Yes, ये sir. हम मित्रा है, उन्होंने डेवलप किया है। नेक्स्ट लिखिए, इसरो ने लॉन्च की है सैटेलाइट GSAT-30, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-30, GSAT-30, GSAT-30। तो ये क्या करेगी? ये प्रोवाइड कराएगी DTH समझ में आया? Yes, sir. डायरेक्ट टू होम, टाटा स्काई वगैरह। और उसके बाद ATM, Yes, sir. सॉरी, क्या मैंने बोला था? GSAT-30 लॉन्च किया। अच्छा ये याद रखना, हाँ, ये इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी एक स्पेसिफिक है। तो है ना, अभी 5-10 मिनट तो आप हो ना? Yes, sir. Yes, sir. तो GSAT-30 इन्होंने लॉन्च की है, और ये इसरो से लॉन्च नहीं हुई है, इसरो के PSLV या GSLV ने लॉन्च नहीं किया। मैं बताऊंगा क्यों। तो ये क्या काम करेगी वो पता चल गया आपको, टेलीकम्युनिकेशन, ATM, VSAT कनेक्टिविटी देगी। ये लॉन्च हुई है, ये आपको याद रखना है, ये लॉन्च हुई है, और उस व्हीकल का नेम है, मुझे लग रहा है अब आपको ये चीज दिक्कत नहीं होगी, PSLV समझ में आ रहा होगा। एक व्हीकल है GSLV, Yes, sir. एक व्हीकल है फाल्कॉन 9, ये SpaceX का है ना। Hmm. एक और व्हीकल है, ये है ARIAN एरियन 5, और ये व्हीकल है यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी है जो भी है उसका है, यूरोपियन यूनियन की जो स्पेस एजेंसी है, हमने इससे लॉन्च कराई थी। अच्छा, और लॉन्च कहां से हुआ है? ये देखो, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया साउथ अमेरिका, ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के पास यहाँ पे एक आइलैंड है, उसका नाम है फ्रेंच गुनिया। फ्रेंच गुनिया, देखो ये हो गया अर्थ, ये इक्वेटर है। अगर आप यूरोप को देखोगे, यूरोप बहुत नॉर्थ में है, लेकिन हम सारी सैटेलाइट किसके पास से लॉन्च कराने की कोशिश करते हैं? इक्वेटर के पास से, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी सबसे कम होती है। और ग्रेविटी सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि अगर आप अर्थ की जो कोर है उससे पोल का डिस्टेंस देखेंगे वो कम है, लेकिन अगर अर्थ की कोर से इक्वेटर का डिस्टेंस देखेंगे वो ज्यादा है। तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है। अब यूरोप तो बहुत नॉर्थ में है, तो यूरोप ने क्या कर रखा है, साउथ अमेरिका के पास एक फ्रेंच पोजीशन थी, फ्रेंच गुनिया, तो यूरोप का जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो यहाँ पे है, फ्रेंच गुनिया में है। और लॉन्च किसने किया? एरियन 5 ने। हमने क्यों लॉन्च कराई है? हमने पहले ही एग्रीमेंट कर रखा था इनके साथ, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारा GSLV की कैपेसिटी कब डेवलप होंगी, तो कोई उनमें से ही मतलब पैसे दे रखे होंगे हमने, और वो बचा होगा तो वो लैप्स कर जाता, उससे पहले हमने लॉन्च करा लिया। ठीक है, तो GSAT-30 लॉन्च हुई है,
ऐसा नहीं अब कभी आप सुनो कि फ्रेंच वहां से कैसे इंडिया की सैटेलाइट लॉन्च हो गई, एरियन 5 से हमने लॉन्च कराई है, समझे? Yes, sir. Yes, sir. लिखना एक है इसरो हैव लॉन्च इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, IDRSS। तो ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म बन गया IDRSS। तो ये कुछ नहीं है, ये गगनयान मिशन से पहले डेटा कलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया। बाकी और इतना कोई लॉन्च था नहीं, पूरा कोविड ही रहा तो लॉन्च ज्यादा नहीं हो पाए। बाकी कुछ मेन सैटेलाइट्स थे वो मैं बता दूंगा। अब सुनो, इकोलॉजी मैंने आपको कुछ करा दिया है बेसिक, और स्पेस का भी हो गया है, वो आपका बचा कोविड और वैक्सीन वाला बचा, हेल्थ वाला बचा। मैं सोच रहा हूँ कि हेल्थ वाला कल आपके सेशन जो मैं कराऊंगा उसमें मैं ये सारी चीजें ऐड कर दूंगा, वायरस और मेन जो 3 4 5 और भी हैं, बर्ड फ्लू वगैरह ये चल रहा है, Yes, और sir. वैक्सीन वाला है। ठीक है, तो कल हेल्थ एंड वैक्सीन वाला कोविड वाला कल हम लेंगे। Yes, और sir. कुछ और मैंने जो बताया हो ना किया हो वो भी बता दो, सो दैट कल मैं ले लूं। सर एक एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कीम्स थी ना वो डिस्कस नहीं हुई है, मतलब सारी मिनिस्ट्री की हो गई बट एजुकेशन की नहीं हुई थी। ठीक है, तो कल एजुकेशन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो तो एट मैक्स 40-45 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशन